मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। आज हम धातु और अधातु जो चैप्टर है उसके तीसरे पार्ट में हम लोग आज फिर कोई नई चीज़ सीखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। बच्चों में चूँकि घर से बाहर में हूँ और बाहर ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए फेस कैमरा मुझे मेरा नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी से आपको समझा देने की। हाँ, तो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका धातु अधातु का तीसरा पार्ट। ठीक है, धातु अधातु का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रश्न मैं यहाँ अम्लोक क्षारक लवण से करता हूँ और वो यह है कि उसमें एक प्रश्न था कि जो अम्ल हैं उनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। उसमें कई सारे मैंने बताए थे, उसमें से एक और तुम लोग प्रश्न है, इसका जवाब दो कि एक ऐसी विटामिन का नाम बताओ जो कि हमें आंवला से प्राप्त होता है। जाहिर है विटामिन सी, और इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो चलो ये एक छूट गया था, इसलिए मैंने बता दिया कि एक विटामिन सी एक ऐसा अम्ल है जो कि आंवला से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए, अब धातु में हम लोग धातु के कई रासायनिक गुण पढ़ चुके थे। उसमें मैंने एक बताया था आप लोगों को कि जिंक और एल्युमिनियम ये ऐसी दो धातुएं हैं जो कि अम्ल से भी अभिक्रिया करती हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करती हैं और यह लवण बनाती हैं। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो भी लवण बनाती है, क्षार से अभिक्रिया करती हैं तो भी बनाती हैं लवण। और इन दोनों और इन जो ऐसे तत्व हैं जिंक एल्युमिनियम, इनको इसीलिए कहा जाता है उभयधर्मी धातु। ठीक है, या इसके जो ऑक्साइड बनेंगे तो उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी क्यों एम्फोटेरिक क्यों? क्योंकि इनके गुण क्या हैं? उभय हैं, कॉमन है, मतलब अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे। इस पर मैंने आपको बताया था यदि ये NaOH से अभिक्रिया कर देंगे तो फिर क्या बनेगा। इसी तरह इसका भी मैंने बताया था NaOH से अभिक्रिया करेंगे तो फिर क्या बनेगा। तो यदि हम लोग, चलो इसको इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, जैसे Zn की बात करें, Zn और Zn मतलब जिंक, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें बना था सोडियम और जिंक और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो लवण है यह हो गया सोडियम जिंकेट। इसी तरह यदि हम लोग, ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि एल्युमिनियम के साथ करते हैं वही चीज़ तो सोडियम का एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, जो नीचे वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे अधातु जो है क्या, कौन से अधातु हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सारी सल्फर है, ये सारे अधातुएं हैं। ये जो है ऑक्सीजन के साथ और फिर जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कार्बन से। यदि कार्बन को पर्याप्त ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, यदि भरपूर मात्रा में इसको ऑक्सीजन मिले तो क्या बनेगा। जब भी आपने कोयले को जलता हुआ देखा होगा तो क्या होता है, उसमें धुआं निकलता है ना। तो वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सफ़ेद धुआं निकलता है।
ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। समझ गए। तो कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यदि कार्बन को ऑक्सीजन बहुत कम मिला, ठीक है, यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन 2, डाई मैंने तो 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 ने यहाँ 1 हो। CO मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब 1, ठीक है। बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा। समझ गए। इसी तरह और ये यदि फिर पानी से अभिक्रिया कर लेगा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर आगे जा कर के जो है वो कार्बनिक अम्ल बनता है, वो फिर टूट करके यही बनता है। इसलिए अभी इसका इतना ही रहने देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की यदि पूरी उपस्थिति रहे तो कार्बन ये डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन की कम उपस्थिति रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है ये जहरीला होता है। समझ गए। ये क्या होता है, ये थोड़ा जहरीला होता है। यदि हम किसी बंद कमरे में आग जलाएंगे या खिड़की दरवाजे बंद कमरे में रहेंगे सोएंगे तो क्या होगा कि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के बन सकता है, और जिसके कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जब कभी हमें खाना बनाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल कर रखना चाहिए ताकि भरपूर मात्रा में हवा जो है आ सके, उसके साथ ऑक्सीजन आ सके। ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं सल्फर के साथ देखते हैं। सल्फर ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे पेट्रोल वगैरह जब जलता है, कहाँ पे जलता है, पेट्रोल गाड़ियों में डालते हैं या फिर डीजल डालते हैं, उसमें सल्फर का नाइट्रोजन का ऑक्सीजन हो सकता है। समझ गए। तो सल्फर का ऑक्सीजन सल्फर का अवयव हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन का अवयव होता है। तो जब वो दहन होता है, जलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें जब और फिर आगे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जब पानी मिल गया आगे, तो फिर जल मिल गया, तो फिर ये आगे जा करके H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस अम्ल ये बनता है। और ये सब अम्ल जो है वो अम्लीय वर्षा में सहायक होता है। अम्लीय वर्षा के बारे में पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ भी होता है। नाइट्रोजन जो है जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यदि वो करेगा तो फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसको। अब एक ऐसे तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि है फास्फोरस। ये भी क्या है, यह भी अधातु है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि एक धातु ऐसी है सोडियम और पोटासियम जो कि हवा में जलने लगती है। यहीं पे आपको दिलचस्प बात बताऊं कि एक अधातु भी होती है जिसका नाम है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस मतलब हो गया कि सफ़ेद फास्फोरस। फास्फोरस दो तरह के होते हैं, एक श्वेत और एक लाल। ठीक है। तो जो श्वेत फास्फोरस है वह ऑक्सीजन में जलता है। क्या होता है, ऑक्सीजन में जलता है और क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। पेंटा में 5, ऑक्सीजन कितना 5। इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 ऑक्सीजन बराबर हो गया। और आगे जो फास्फोरस है वो दाहिने साइड में 4 है तो इधर भी 4 है, ये बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका बराबर पहले से हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वेत फास्फोरस जलता है, सफ़ेद जल करके बन जाता है। समझ गए। और आगे हम लोग यह भी जान लें कि फास्फोरस का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का। इसको ध्यान में रखेंगे। धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो क्षारीय प्रकृति का, और अम्लों के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति का। और चेक करना हो तो लिटमस पेपर से हम चेक कर सकते हैं। जब नीला लिटमस पेपर को इसके घोल में डालेंगे, अधातुओं का जो भी ऑक्साइड है उसके घोल में डालेंगे तो क्या होगा, वह नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाएगा। समझ गए। तो चलिए अब ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेते हैं अब जल के साथ अभिक्रिया। तो जनरली अधातुएं जो हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, और
यहाँ पे एक ये बात हम लोगों को जानना चाहिए, विशेष बात है कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो जल में जो जंतु रहते हैं या फिर जो पादप होते हैं उनको भी जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो जल का फार्मूला क्या हुआ, H2O। जल में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग पानी में रहने वाले जंतु और पौधे करते हैं, पादप वनस्पतियाँ जो भी हैं वो करते हैं। हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं मछली के बारे में। मछली क्या होती है, मछली जो है वो नाक से सांस नहीं लगती है हम लोगों की तरह, उसका विशेष अंग होता है, उसका नाम है गलफड़ा, जिसको कि गिल्स बोलते हैं। ठीक है, मछली जो है, मछली किससे सांस लेती है, गलफड़े से, जिसको कि इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे, यदि आप लोगों ने मछली देखा होगा या खाया होगा तो उसका जो माथा होता है उसको जब काट के निकाला जाता है तो उसमें एक फूल जैसा पदार्थ होता है ना, वही फूल जो है वो गिल्स का काम करता है। वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो यूज़ कर लेता है और उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और वो बुलबुला के रूप में ऊपर छोड़ता है। तो हमें पानी जहाँ साफ़ पानी रहता है वहाँ से बुलबुला ऊपर निकलता हुआ दिखता है। तो मछली जो ऑक्सीजन उपयोग कर लेती है वो उसको ऊपर छोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें ऊपर में दिखता है बुलबुला। ठीक है, वो बुलबुले के रूप में निकलता है। इसी तरह एक जंतु है, उसका नाम है मेढक। क्या आप जानते हैं मेढक को क्या बोलते हैं? उसका मेढक का नाम है उभयचर। किसका नाम है? उभयचर, मेढक का। उभय मतलब दोनों जगह, एम्फीबिया जो दोनों जगह रह सकता है, मतलब जल में भी और थल में भी, मतलब ज़मीन में भी, भूमि में भी और पानी में भी यह मेढक रह सकता है। कौन? मेढक। ठीक है, फ्रॉग। तो इसकी ये खासियत है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें कि हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे धातु और अधातु के। आपको बहुत मज़ा आएगा जब सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपने अच्छे से अब धातु और अधातु के जो चैप्टर हैं उसको पूरा कर लिया है, पूरा समझ लिया है। यदि कहीं कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यदि अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो इसे अपने दोस्तों के बीच इसको फॉरवर्ड करो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।